आज अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में या इसकी व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत पूर्णतः असमर्थ रहा या असफल रहा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या है, पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्विकली फटाफट एक बार का रिकेप कर देता हूं कि देखिएगा कि जैसे ही दो प्रकाश संवेदी पट्टिकाएं हैं और जैसे ही स्विच ऑन करें लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होगी, जैसे ही इस प्लेट पर पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट की तरफ गमन करते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अंदर मान लीजिएगा, अच्छा जो चीजें डिस्कस की थी पहले वो समझ लीजिएगा। और ये पढ़ा था तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रकाश धारा का मान बढ़ता है। क्लियर? हाँ, अगर फोटोन की आवृत्ति, फोटोन की ऊर्जा बढ़ाते हैं, ऊर्जा बढ़ाने के लिए चाहे तो आप आवृत्ति बढ़ाओ चाहे तरंगदैर्ध्य को कम करो, तो यदि फोटोन आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और धारा प्रवाहित रोकने के लिए, धारा शून्य करने के लिए दिक् परिवर्तक की सहायता से इसकी ध्रुवता बदलकर यहाँ पे जब नेगेटिव वोल्टेज कर देंगे मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो निरोधी विभव या अंतक विभव का मान भी बढ़ाना पड़ेगा यदि ऊर्जा बढ़ती है तो। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे अपने कुछ विश्लेषण किया था और इसके ये प्रायोगिक रिजल्ट या प्रायोगिक परिणाम हमको मिले थे। क्लियर? आज बात करते हैं तरंग सिद्धांत इस घटना को समझाने में असफल रहा। तरंग सिद्धांत क्या है और प्रकाश की क्या है द्वैत प्रकृति, समझना बात को। देखिएगा, प्रकाश पहले तो द्वैत प्रकृति होती क्या है इस बात को समझना। द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, देखिएगा कुछ घटनाओं में सबसे पहले प्रकाश का कणिका सिद्धांत ही चलता था जो कि न्यूटन ने दिया था। उसके अनुसार यदि प्रकाश यदि गमन करता है, प्रकाश यदि गमन करता है तो छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है, कणों के रूप में गमन करता है। कणी प्रकृति को बता रहा हूं मैं आपको, कणी प्रकृति और फिर तरंग सिद्धांत भी बात कहेंगे। तरंग प्रकृति, प्रकाश यदि कहीं पर भी गमन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब है या सूर्य मान लीजिएगा, यदि यहां से किसी भी सतह पर प्रकाश मिल रहा है तो प्रकाश के छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट मिलते हैं, ऊर्जा के बंडल है। यहां अगर मिल रही है तो मतलब एक तरह से हमारे पास ऊर्जा के पैकेट मिल रहे हैं। इन्हीं ऊर्जा के पैकेट को, ऊर्जा के बंडल को ही क्या नाम देते हैं, फोटोन कहते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है, और हर एक फोटोन की ऊर्जा होती है hν, ठीक है। और प्रकाश किसी द्रव्य के साथ यदि इंटरेक्ट होता है, अंतरक्रिया इस तरह से करता है कि जैसे वो एक कण हो, ठीक है। दूसरी बात, तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करता है, ठीक है। देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही होते हैं। ये अगर मान लीजिएगा विद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे होते हैं इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन इसके लंबवत दिशा में होते हैं, एक तरह से इस दिशा में यूं ऊपर की दिशा में ये हो रहे हैं कंपन, विद्युत क्षेत्र के कंपन ऊपर नीचे, और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन इसके लंबवत, और तरंग इन दोनों के ही लंबवत गमन करती है इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन आंख के रेटिना को क्या है, केवल विद्युत क्षेत्र ही प्रभावित करता है, इसलिए जब भी यहाँ पे तरंग की बात कहेंगे केवल और केवल एक विद्युत क्षेत्र के कंपन ही बनाएंगे, न कि चुंबकीय क्षेत्र के। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कि ये तरंग कुछ इस तरह से है, केवल उसमें विद्युत क्षेत्र वाला घटक है। सपोज अभी ये तरंग है, ये तरंग मान लीजिएगा, और इसके अंदर ये विद्युत क्षेत्र के कंपन है। ये सबसे ज्यादा आयाम, सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र का कंपन, इसको आयाम भी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र समय के साथ।
ठीक है ना, तरंग गमन करती है। अब बात को समझना, जब पहले कणीय प्रकृति ही थी, ठीक है, या कणीय का सिद्धांत चल रहा था, तरंग प्रकृति का मतलब ये हो गया कि कुछ घटनाएं ऐसे देखने को मिली जिसमें प्रकाश की कणीय प्रकृति मानने पर वो घटना होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं चाहिए से मतलब नहीं है, होती है, देखा गया है। ठीक है, बात को सुनना, थोड़ा सा बड़ा अजीब लगेगा सुनने में। प्रकाश में प्रकाश को मिलाने से अंधेरा उत्पन्न होता है, बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, उसी रूम में एक बल्ब और लगा दूं मैं तो कुछ जगह अंधेरा उत्पन्न हो जाएगा। बड़ी अजीब सी चीज है, जबकि होना होगा तो ये कि बल्कि उजाला और ज्यादा हो जाएगा, अंधेरा क्यों हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप इस तरह से समझने की कोशिश करें। देखिएगा, मैंने शायद आपको पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये बात बता चुका हूं। आप इस तरह से देखें, अगर दोनों हाथ के बीच में अंगुलियां हैं, हाथ की दो अंगुलियों के बीच में जो गैप है, बिल्कुल माइनर गैप, इसको यदि बहुत अंगुलियों के दबाव से कम ज्यादा कर सकते हैं और कम ज्यादा करके किसी भी लाइट की तरफ देखेंगे, अगर ये गैप ज्यादा है तब तो बीच में पूरा भाग ऐसे चमकीला सा नजर आएगा। लेकिन यदि जैसे जैसे यदि गैप यदि कम हो रहा है ये, तो आप देखेंगे कि बीच में कुछ काली धारियां नजर आएगी। ये काली धारियां नजर क्यों आ रही है? काली धारियां नजर आ रही मतलब वहां पर क्या है? अंधेरा। तो अंधेरा कैसे उत्पन्न हो गया होगा? ठीक है, तो इससे बहुत सारी घटनाएं हैं, व्यतिकरण है, विवर्तन है, जिनको अपन स्पेशली तरंग प्रकाश में डिस्कस करेंगे इसमें भी। ठीक है, तो अभी इन घटनाओं को तरंग के आधार पर समझाया गया है। अब तरंग के आधार पर भी कैसे, आप ऐसा मान लीजिएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये एक तरंग चल रही है, ठीक है, एक बल्ब से मान लीजिए इधर तरंग निकल रही होगी, दूसरे बल्ब से जो तरंग आ रही होगी सपोज इसके अपोजिट दिशा में आ रही होगी जो। अब अगर इस तरंग का आयाम जितना है उस तरंग का आयाम उतना ही विपरीत दिशा में हो जाए तो परिणामी आयाम हो जाएगा 0, और यहाँ पे परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0, तो काली पट्टी बन जाएगी। जबकि कणी सिद्धांत के आधार पर तो एक कण और आ रहे हैं, एक कण इधर से और आ रहे हैं, तो कण में कण मिलने से अंधेरा क्यों उत्पन्न हो जाएगा? ठीक है, तो दोनों सिद्धांत ये अलग अलग है। अब दूसरी बात, लेकिन प्रकाश की प्रकृति क्या है? डाउट है, इसलिए दोनों ही प्रकृति मानी जाती है प्रकाश की। ठीक है, कणीय प्रकृति के आधार पर समझाने वाली घटनाएं हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, इनका भी डिस्कस करेंगे आगे। रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, और तरंग प्रकृति से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ये चीजें। ठीक है, अब बात को समझना कि अब अपना टॉपिक जो है कि इस घटना को, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने में तरंग सिद्धांत क्यों फेल हो गया। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, जैसे मैं कहानी आपके दिमाग में बिठाऊं वैसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिएगा, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई चेंजेस नहीं होगा, जबकि विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। क्लियर? अब तरंग सिद्धांत से सुनते हैं। ठीक है, ऐसा समझना, इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, नहीं तरंग सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत है, या तरंग प्रकृति है प्रकाश की, और इधर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं नहीं प्रकाश की कणीय प्रकृति है। क्लियर? इधर लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने जो जो रिजल्ट है अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। क्या क्या रिजल्ट? कि जैसे तीव्रता बढ़ाने से धारा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अब आप सुनते हैं तो इन लोगों ने क्यों नहीं, जो कणीय प्रकृति का समर्थन वाले हैं ये लोग खड़े हुए, उनमें से एक जना कहा अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको, बताओ प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा में क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। इधर से तरंग प्रकृति का जो समर्थन कर रहे थे उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि तीव्रता बढ़ानी है ना आपको। कहा तीव्रता बढ़ानी है? कहा तीव्रता बढ़ाने से तो देखो कि तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग की। किसके? जो भी तरंग है,
ये तरंग का ये आयाम, अधिकतम विस्थापन, ये विद्युत क्षेत्र है। अगर तीव्रता बढ़ा रहे हो इसका मतलब आयाम बड़ा होगा। अब आयाम बड़ा होगा इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र ज्यादा बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनों पे बल मतलब वोल्टेज बड़ा होगा, या किसी भी तरह से कि अगर जब मान लीजिएगा विद्युत क्षेत्र बढ़ गया होगा तो इलेक्ट्रॉनों पर बल F बराबर Q0E। किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हो तो उस पर इतना बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है ना। अब बात को ऐसे समझिएगा कि अगर आपने विद्युत क्षेत्र बढ़ाया मतलब तीव्रता बढ़ाने से आयाम बढ़ा, आयाम मतलब विद्युत क्षेत्र बढ़ा। विद्युत क्षेत्र बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों पर बल ज्यादा लगेगा, और बल ज्यादा लगेगा तो उसका V बराबर U प्लस AT, त्वरण ज्यादा होगा। त्वरण ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉनों का वेग ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनों का वेग ज्यादा होने का मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये बात किन्होंने बोली? तरंग सिद्धांत वालों ने। फिर इधर से तालियां बजने लगी। क्यों? गलत आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से तो गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, बल्कि धारा बढ़ती है। तो उन्होंने कहा अब देखो आप इसमें तीव्रता बढ़ाओ क्या होता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा तो बिल्कुल बढ़ी ही नहीं तीव्रता बढ़ाने से, तो बेचारे शांत हो गए बिल्कुल। ठीक है, कारण ठीक है चलो। अब उधर से फिर कोई खड़ा हुआ तो एक कारण तो ये हो गया एस। तो पहला तो रीजन ये हो गया कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रायोगिक परिणाम देखा गया। तरंग सिद्धांत के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने का मतलब विद्युत क्षेत्र बढ़ा, इलेक्ट्रॉनों पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर बल ज्यादा लगेगा, वेग ज्यादा होगा, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा बात, दूसरी चीज देखिएगा, हमने ये डिस्कस किया कि जो भी फोटोन मिल रहे हैं, ठीक है, हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए धातु की सतह को या हर एक इलेक्ट्रॉन को एक न्यूनतम ऊर्जा तो देना ही पड़ेगा। जैसे सीजियम है तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो देनी ही पड़ेगी। या कह दे कि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर आपतित फोटोन की आवृत्ति एक दहली आवृत्ति से अधिक होना ही चाहिए, बराबर या अधिक होना ही चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं दहली आवृत्ति का अस्तित्व है। आपतित फोटोन की आवृत्ति अगर दहली आवृत्ति से कम हुई तो भले ही आप कितने भी फोटोन आपतित करा दो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होना। ठीक है, ये परिणाम देखा गया और कणीय प्रकृति वालों ने अपने डायरी में लिखा हुआ है, डायरी बंद कर रखी है। अब उनको पूछा तरंग प्रकृति वालों को, बताओ कि दहली आवृत्ति का क्या लॉजिक है। उन्होंने कहा यार दहली, अब तरंग प्रकृति वालों में से खड़ा हुआ एक व्यक्ति, उन्होंने क्या बोला कि दहली आवृत्ति का तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? मतलब कि आप तो आपतित फोटोन की प्रकाश की तीव्र तरंग जो आ रही है उसकी कुछ भी आवृत्ति रख दो, सब पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना ही चाहिए। का ऐसा क्यों कह रहे हो आप? कहा, उन्होंने कहा कि अगर देखिएगा, मान लीजिएगा आवृत्ति कुछ भी हो इसकी, जो कि तरंग आ रही है उस तरंग की ऊर्जा मान लीजिएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। सपोज अभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाली तरंग मिल रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई टाइम के साथ सतह को मिलने वाली ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। टाइम के साथ जब ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कभी ना कभी तो उसकी इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा इससे ज्यादा हो ही जाएगी। तो जब हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। तो दहली आवृत्ति का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, तो उनका बजाओ ताली। क्यों? कहा कि अगर इसकी फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा से कम हुई, अगर फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हुई तो आप कितने भी फोटोन आपतित करा दो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होना। तो यहां पर फिर तरंग सिद्धांत को मुंह की खानी पड़ी, बैकफिट पे चला गया। फिर यहां पे समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ठीक है। तो
बेली आवर्ती का अस्तित्व होता है, जबकि तरंग सिद्धांत के आधार पर बेली आवर्ती का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है। तीसरा कारण, कालपश्चिता। कालपश्चिता, कालपश्चिता क्या होती है, इस बात को समझो। देखिए, कालपश्चिता क्या होती है कि जैसे ही मान लीजिएगा ये सतह है, सतह के ऊपर ये फोटोन आपतित हो रहे हैं, मान लीजिएगा ऊर्जा के पैकेट, और यदि ऊर्जा के पैकेट या फोटोन की ऊर्जा इसके कार्यफलन से ज्यादा हुई, जैसे कि सीजियम है, तो हर फोटोन की ऊर्जा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर फोटोन की ऊर्जा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुई तो तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है ना, इधर फोटोन आया, उधर इलेक्ट्रॉन उड़ा, बस शर्त क्या है, फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फोटोन आपतित होने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच में जो समय लगता है उस समय को कहते हैं कालपश्चिता, और ये कोई ज्यादा समय नहीं होता, 10⁻⁻8 सेकंड की कोटि में होता है। 10⁻⁻8 सेकंड मतलब 10⁸8, 1/10⁸8, मतलब 1/10 गुणा 10 गुणा 10 8 बार, मतलब 0.0000 बार जीरो और फिर एक, बहुत कम समय लगेगा, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। जबकि ठीक है, अब ये तो हुई बात किनकी, कणीय प्रकृति वालों की। ठीक, और ये देखा गया है। अब बोला कि अच्छा ठीक है, तो आप जैसे तरंग आपतित करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित यदि हो भी रहे तो कब उत्सर्जित होंगे। तो अब बात सुनो तरंग सिद्धांत वालों की। तरंग सिद्धांत वालों ने क्या कहा कि जैसे आप यदि ये सतह है और यदि तरंग आपतित इस पर हो रही है, तरंग आपतित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने ये बात कही कि भाई जो तरंग की ऊर्जा है किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी, इसमें इस सतह में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे होंगे उधर उधर, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को बराबर बराबर बांट कर खाएंगे। भाई हम तो भाई एक ही सतह की, मतलब एक ही सतह के हम सब लोग भाई भाई हैं, हम बराबर बराबर बांट कर खाएंगे, खाओ भाई तुम। ठीक है, तो हुआ क्या कि अगर मान लीजिएगा कि फोटोन, मान लीजिएगा सपोज फॉर एग्जांपल कि 100 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है ना, और यदि ऊर्जा आ गई मान लीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ गई, तो हर एक के हिस्से में अगर 100 जने बांटवारा कर ले तो हर के हिस्से में कितने आ जाएगी, 2/100, मतलब 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा आएगी। क्लियर। अब जब समय बढ़ेगा धीरे 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 तो इनके पास ऊर्जा भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, फिर 4 इलेक्ट्रॉन मिली। ठीक है, वो तो यही मान रहे हैं ना तरंग सिद्धांत वाले कि सतह को मिलने वाली ऊर्जा धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अब जब ऊर्जा भी 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलेगी 0.04, 0.06, 0.08, और जब सीजियम की प्लेट है तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होने में कुछ टाइम लगेगा ना। ठीक है, तो ये कहा कि जब मान लीजिएगा ऊर्जा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, मतलब कार्यफलन के बराबर जितनी ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा होने में कई घंटे भी लग सकते हैं। मतलब आप प्रकाश आपतित कराते जाओ और जब ऊर्जा इतनी होगी और सपोज इतनी ऊर्जा होने में सपोज 1 घंटा लग गया तो 1 घंटे बाद अब इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलने लगेंगे। मतलब कालपश्चिता कई घंटों तक हो सकती है। तो कहा कि भैया फिर बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही फोटोन आपतित हुआ इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। शर्त क्या है कि बस फोटोन की ऊर्जा या कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक रीजंस है जिसके कारण तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा, फेल रहा। चलिए टॉपिक और डिस्कस करते हैं, फोटोन। हालांकि फोटोन के बारे में हमने पढ़ लिया है अभी थोड़ा बहुत। ठीक है, कुछ इसके कुछ गुण वगैरह वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई भी प्रकाशिक स्रोत है, जैसे कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, या कोई सूर्य से मान लेते हैं, तो वहां से यदि प्रकाश की किरणें आ रही है तो मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स,
छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल आ रहे हैं, इन्हीं बंडल को, इन्हीं पैकेट को ही क्या कहेंगे, फोटोन। ठीक है, इसके कुछ गुण, तो फोटोन के गुण के बारे में बात करना है। पहला गुण, ठीक है, फोटोन एक ऊर्जा के पैकेट है और सारे फोटोन की चाल, प्रकाश की चाल, मतलब फोटोन मतलब प्रकाश ही हो गया, प्रकाश की चाल मतलब c होती है निर्वात में c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। c प्रकाश की चाल है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी बात, फोटोन, जो भी फोटोन गमन करते हैं, ठीक है, इन फोटोन का यदि द्रव्यमान है m, अच्छा द्रव्यमान से एक चीज सुनना, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 है। विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। मतलब यदि फोटोन गतिमान है तो ही फोटोन का अस्तित्व है, विराम द्रव्यमान है ही नहीं। क्योंकि देखिएगा, यदि फोटोन यदि ऊर्जा का पैकेट है, कोई फोटोन नाम का कोई व्यक्ति थोड़ी है, कोई कण थोड़ी है, वास्तव में ऊर्जा के पैकेट को ही नाम दे दिया फोटोन। क्योंकि ये देखा गया कि जब फोटोन किसी पदार्थ से इंटरेक्ट करता है, अंतर क्रिया करता है, तो ऐसे करता है जैसे कोई कण हो, इसलिए नाम दे दिया इसको एक कण के रूप में फोटोन। विराम द्रव्यमान है ही नहीं। अच्छा यदि बल्ब बंद है, चालू नहीं है, ठीक है, तो प्रकाश मिलेगा ही नहीं, तो ऊर्जा तो वैसे ही नहीं मिल रही। ठीक है, तो फोटोन अच्छा होगा भी कब, जब लाइट चालू है, बल्ब चालू है, ट्यूबलाइट चालू है, तो मतलब ऊर्जा मिल रही है, तो फोटोन मिल रहा है। विराम द्रव्यमान है ही नहीं। ठीक है, जब ये गतिमान कर रहे हैं तो इसका द्रव्यमान है m। अब द्रव्यमान निकालेंगे कैसे, है कितना द्रव्यमान, अगर फोटोन का द्रव्यमान देखना है, ठीक है, तो एक आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध देखना पड़ेगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E बराबर mc²। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। यदि कोई द्रव्यमान है m, तो उस द्रव्यमान के संगत कुल ऊर्जा होती है mc²। संगत कुल ऊर्जा का मतलब, यदि जैसे लकड़ी है, फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम लकड़ी है, लकड़ी को जलाओ, कोयला बनेगा, और कुछ टाइम बाद में कोयला भी खत्म हो जाएगा तो राख बन जाएगी। तो क्या राख का द्रव्यमान उतना होगा क्या जितना लकड़ी का था? नहीं, तो वो द्रव्यमान कहां चला गया, वो ऊर्जा में बदल गया। तो उस द्रव्यमान m के संगत कुल ऊर्जा है, ये टोटल ऊर्जा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं केवल अगर आग लगी है तो केवल मान लीजिएगा प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा भी है, उष्मा ऊर्जा भी है, कुल ऊर्जा टोटल ऊर्जा होती है E बराबर mc²। ठीक है, अच्छा m द्रव्यमान के संगत कुल ऊर्जा, संगत का मतलब क्या होता है, संगत या तुल्य, बराबर में अंतर है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लाते हैं, ठीक है, कल्पना करना कि अगर मान लीजिएगा एक बिस्किट के पैकेट में अगर मान लीजिएगा 10 बिस्किट आते हैं, सिर्फ कल्पना ही करनी है, आजकल आते नहीं है, 10 बिस्किट आते हैं, और सपोज उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि मान लीजिएगा 120 किलो कैलोरी ऊर्जा। मतलब अगर आपने 10 बिस्किट का पैकेट पूरा खा लिया है, 10 बिस्किट खा लिए, तो आपको कितनी एनर्जी मिल जाएगी, 120 किलो कैलोरी। तो मतलब एक बिस्किट के करस्पॉन्डिंग कितनी, एक बिस्किट के तुल्य कितनी एनर्जी मिल गई, 12 किलो कैलोरी। तो अगर मान लीजिएगा मैंने एक बिस्किट दे दिया, मतलब मैंने आपको 12 किलो कैलोरी एनर्जी दे दी। किसी व्यक्ति को 24 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो मैं उसको 2 बिस्किट निकाल के दूंगा, ले भाई तेरे को 24 किलो कैलोरी एनर्जी दे दी है। क्लियर नहीं आता? अब द्रव्यमान तो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो मिलने वाली टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, E, जिसका मान हो जाएगा mc²। तो यहां से फोटोन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, E बटा c²। ये हो गया फोटोन का द्रव्यमान। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h या फिर hc/λ। तो यदि फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, तो यदि फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू है या hc/λ है, तरंगदैर्घ्य के पदों में और या आवर्ती के पदों में, ठीक है, उस समय
उस समय फिर उसके द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन सी स्क्वायर। तो h न्यू अपॉन सी स्क्वायर या फिर h सी अपॉन लेमडा और सी स्क्वायर। ठीक है, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सी कट गया, मतलब ये ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? एच सी अपॉन लेमडा है, कंफ्यूज मत हो जाना, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी कट गया है, ये ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर, ठीक है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 है। फोटोन यदि गति करता है, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान है और उसका द्रव्यमान क्या होगा, ई बट्टा सी स्क्वायर या एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर या एच अपॉन लेमडा सी। यदि फोटोन गति कर रहा है, वेग है, द्रव्यमान है, तो संवेग भी है। तो फोटोन का संवेग तीसरे में, तीसरा गुण मतलब ये हो गया, फोटोन का संवेग, संवेग v बराबर क्या होता है, एम वी, द्रव्यमान गुणा वेग। अब यहां पर v की जगह क्या आ जाएगा, c। ठीक है, तो फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, m गुणा c। तो m की जगह मान रख दो, ये रख दो बोली h अपॉन लेमडा c गुणा c। तो c से c भी कैंसिल आउट हो जाएगा और संवेग क्या हो जाएगा, h अपॉन लेमडा। और ध्यान दो, ये डी ब्रोगली की परिकल्पना के समकक्ष ही है। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या होती है, किसी भी द्रव्य की कड़ी प्रकृति के साथ जो तरंग प्रकृति जुड़ी हुई है, उसकी तरंग देती है लेमडा बराबर h अपॉन p संवेग। इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो p गुणा लेमडा बराबर h। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन लेमडा। ये देखो p बराबर h अपॉन लेमडा। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि डी ब्रोगली की परिकल्पना को फोटोन के लिए भी सत्यापित करो, सिद्ध कीजिए कि डी ब्रोगली की परिकल्पना फोटोन के लिए भी लागू है। तो आपको क्या करना है कि फोटोन का संवेग एक तो अपने इस तरीके से निकाल लेना है और एक डी ब्रोगली की परिकल्पना से भाई फोटोन का संवेग ये है, तो भाई दोनों संवेग बराबर है, तो सत्यापित हो गया। क्लियर, ठीक है। अगला गुण देखिएगा कि फोटोन उदासीन कण है। फोटोन क्या है, एक उदासीन कण है। यह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र किसी से भी प्रभावित नहीं होता। फोटोन एक उदासीन कण है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप विद्युत क्षेत्र की प्लेटें लगा दो, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दो, चुंबकीय क्षेत्र फोटोन से कोई प्रभाव नहीं है, सीधा सीधा गुजर जाएगा। ठीक है, कोई आवेश नहीं है, तो उदासीन कण हो गया। नंबर 4 पे फोटोन क्या हो गया, उदासीन कण हो गया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और, फोटोन जब मान लीजिएगा पदार्थ के जब किसी सतह पर आपतित होता है, ठीक है, तो सतह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इनकी टक्करें प्रत्यास्थ टक्कर होती है। प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, जिनमें संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है। मतलब फोटोन अपनी सारी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो प्रत्यास्थ टक्कर जिसके अंदर गतिज ऊर्जा का भी संरक्षण रहता हो, हर तरह की टक्कर में संवेग तो संरक्षित ही रहता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ, जब भी वो किसी सतह के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इनकी टक्कर हमेशा क्या होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और लास्ट में है कि फोटोन की तीव्रता, ठीक है, यह प्रकाश की तीव्रता, ठीक है ना। तो प्रकाश की तीव्रता, हालांकि ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश की तीव्रता डिपेंड करती है प्रति एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या पर, कि प्रति सेकंड मिलने वाले फोटोनों की संख्या कितनी है। मान लीजिएगा 20 फोटोन पर सेकंड मिल रहे हैं, 20 फोटोन पर सेकंड, तो अगर तीव्रता बढ़ाओगे तो एक सेकंड में मिलने वाले फोटोनों की संख्या 25, 30, 35, 40, 50 फोटोन पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो तीव्रता प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। बाकी प्रकाश की तीव्रता होती है एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर मिलने वाली ऊर्जा। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर टोटल क्षेत्रफल इसका ए, टी समय में टोटल ऊर्जा अगर ई मिलती हो तो तीव्रता होती है ई टी अपॉन ए गुणा टी, और टोटल ऊर्जा एक फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू। ठीक है, एन फोटोन मिल जाते हैं टी समय में, तो टोटल ऊर्जा कितनी होगी, एन एच न्यू। तो एन एच न्यू अपॉन ए गुणा टी। तो टाइम बढ़ने के साथ फोटोनों की संख्या ही तो बढ़ेगी, एन ही तो ये सब चीजें तो फिक्स हो गई।
ठीक है, तो n तो I समानुपाती किसके हो गई, n/t। ठीक है, तो ये कुछ फोटोन के लिए कुछ चीजें हो गई गुण।